Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is अब्दुर्रहमान. फिज़िक्स के यूट्यूब के चैनल से आप लोगों से मुखातिब हूँ। टॉपिक हमारे पास जो है वो है फ्लूइड फ्रैक्शन एंड स्टोक्स लॉ। चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर 3 है, जो कि आज हम दो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स, और सेकंड टॉपिक स्टूडेंट जो है वो हमारे पास है स्टोक्स लॉ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमसीक्यू के लिहाज से भी जो है, जो स्टोक्स लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म है, उसमें जो है कुछ टर्म्स है जो कि इम्पॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स। व्हाट इज फ्लूइड फ्रिक्शन? स्टूडेंट्स, ऑलरेडी जब मैं कहता हूँ फ्लूइड तो फौरन इससे पहले लेक्चर में ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि फ्लूइड मीन्स अ सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, या फ्लूइड इज द कंबाइंड नेम ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। अगर मैं कहता हूँ फ्लूइड, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी गैसेस, लेकिन ये जो बात हम कर रहे हैं ये एज अ होल फ्लूइड के लिए हम कर रहे हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। A friction that occurs when solid object move through a fluid is called fluid friction. जब कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव करता है तो वो कुछ अपोजिशन का, उसको कुछ अपोजिशन का सामना होता है, कुछ फ्रिक्शन का सामना होता है, उसको हम नाम देते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। स्टूडेंट, फ्लूइड फ्रिक्शन होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स of different layers of the fluid which oppose the motion of one another is known as fluid friction। और इसी फ्लूइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसको भी अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा ड्यू टू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द फ्लूइड, या ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू विच इट रिटार्ड, इट अपोज। इसको हम नाम देते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन का। Now, what is drag force? Drag force means opposing force, retarding force. When an object moves through a fluid, the opposing force experienced the object moving through it is called drag force. Student, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव करता है, चाहे वो फ्लूइड लिक्विड हो, चाहे वो फ्लूइड गैस हो, तो उसको कुछ अपोजिशन का, कुछ फ्रिक्शन का, कुछ रिटार्डिंग फोर्स का सामना होता है, and this is known as viscous drag. Yeah, this is known as viscous drag, या this is called drag force. इसको हम viscous drag कहते हैं, या इसको हम स्टूडेंट्स नाम देते हैं drag force का। ये क्यों होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, लेट सपोज, इधर मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है। अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल, आप लेट सपोज गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी के मिरर को नीचे करें, अपने हाथ को बाहर निकाल लें, so your hand will feel a position, your car will feel a position. So either this up, why? Because your car is in fluid. अगर देखा जाए आपकी गाड़ी जो है फ्लूइड में मूव कर रही है तो वो एक अपोजिशन का सामना जो है उसको करना पड़ता है, एक रिटार्डिंग फोर्स का सामना करना पड़ता है, और इसको हम विस्कस ड्रैग कहते हैं। जैसे एक बंदा है और वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, सीधा, तो अगर देखा जाए वो जो है विस्कस ड्रैग को या अपोजिंग फोर्स को जो है महसूस करता है, या जो है कोई स्विमर है और वो पानी में जो है स्विमिंग करता है, तो वो जो वाटर है वो उसके मोशन को अपोज करता है। सही था? वाई? बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी, वाई? बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द मैन विद वाटर मॉलिक्यूल्स, या अगर हम जा रहे हैं तो एयर के पार्टिकल्स हमारी बॉडी के साथ कोलिजन करती है, हमारे मोशन को अपोज करती है। इसको फील करते हैं हम मोटरसाइकिल पे, या इसको हम फील करते हैं अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, अपने हाथ को बाहर निकाल लें तो आपके हाथ पर जो है अपोजिंग फोर्स लगता है, एक ड्रैग फोर्स लगता है, एक रिटार्डिंग फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी जो है वो किसी विस्कस मीडियम में जो है वो मूव कर रही है। When we put our hand out from window of a moving car, we feel some push backward which is called drag force, जो कि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर लिया। ड्रैग फोर्स किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, या विस्कस फोर्स किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है? सो यहाँ पर मैंने 3 पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट पैरामीटर है शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नंबर 1, द ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ विस्कस मीडियम डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्रेटर द साइज, greater will be the drag force experienced by the object. Small the size of the object,
स्मॉल विल बी द ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट। सेकंड डिपेंड करता है साइज पर। थर्ड डिपेंड करते हैं ओरिएंटेशन पर। आपने अक्सर देखा होगा ये जो स्विमर होते हैं ये पानी में जब स्विमिंग करते हैं, रेस वगैरह लगाते हैं, तो ये पानी में मूव करते हैं। वाटर अगर देखा जाए फ्लूइड है, सो अपोजिशन फोर्स इनकी बॉडी पर एक्ट होते हैं, तो ये अपनी बॉडी के शेप को बार बार जो है वो चेंज करते हैं। जब बॉडी के शेप को चेंज करते हैं, ये क्यों चेंज करते हैं? टू रिड्यूस द अपोजिंग फोर्स। या आपने देखा होगा कि जो फिश होता है वो भी जो है जब ऊपर निकलता है, या आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी, नीचे आता है, सही है, तो ये अपने बॉडी के शेप को चेंज करता है ताकि उस पर अपोजिंग फोर्स कम लगे। या आपने देखा होगा ये जो साइकिल्स वाले होते हैं या मोटरसाइकिल वाले होते हैं जो रेस लगाते हैं, सो इन्होंने टाइट पहना होता है और अपनी बॉडी को इस तरह कुछ स्क्वीज किया होता है, अपनी बॉडी के शेप को बार बार जो है वो चेंज करता है, जिसकी वजह से वो क्यों चेंज करता है? टू रिड्यूस द अपोजिंग फोर्स। जितना अपोजिंग फोर्स रिड्यूस होगा, ड्रैग फोर्स रिड्यूस होगा, उतना जो है उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? वो ज्यादा होगी। आपने देखा होगा ये जो रेस कार्स होते हैं उनके शेप्स हमने इस तरह बनाए होते हैं ताकि एयर में मूव करे तो इस पर जो अपोजिंग फोर्स हो वो कम लगे। या जहाज को देखें, मिसाइल को देखें, इनके शेप्स को हमने इस तरह डिजाइन किया होता है कि ये जब किसी फ्लूइड एयर में मूव करे, सही, तो इस पर ड्रैग फोर्स या अपोजिंग फोर्स जो है वो कम लगे। या जो सबमेरीन वगैरह है उसके शेप को हमने इस तरह बनाया हुआ है, उसके साइज को इस तरह बनाया हुआ है, उसको ओरिएंटेशन इस तरह होता है ताकि उस पर वाटर जो है वो कम अपोजिंग फोर्स लगाए, जिसकी वेलोसिटी जो है वो उसकी वजह से कम हो या कम ना हो। सेकेंड डिपेंड करते हैं टाइप्स ऑफ द फ्लूइड, लाइक विस्कोसिटी, डेंसिटी। इसका मतलब है कि फ्लूइड के टाइप्स पर भी डिपेंड करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एयर में एक बंदा वो कर रहा है, रेस लगा रहा है दूसरे बंदे के साथ, पानी में लगा रहा है, तो अगर देखा जाए पानी में तेजी के साथ मूव नहीं कर सकता एज कंपेयर टू एयर। क्यों? क्योंकि वाटर हैज मोर विस्कोसिटी एज कंपेयर टू एयर। वाटर मोर अपोजिंग फोर्स लगाएगा बंदे पर, किसके मुकाबले में? एयर के मुकाबले में। या फॉर एग्जांपल एक आप दो जो है ग्लासेस ले लें, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पत्थर गिराता हूँ एयर में और फॉर एग्जांपल दूसरा पत्थर गिराता हूँ वाटर में, या दो ग्लासेस में ले रहा हूँ, एक में लेट सपोज वाटर नहीं है, दूसरे में है, एक में फॉर एग्जांपल मैं सेम साइज के पत्थर गिरा रहा हूँ, तो जो एयर है अगर देखा जाए वो उसमें जो वो ग्लास जिसमें एयर है, सही ना, एटमॉस्फेयर है, तो उसमें वो पत्थर तेजी के साथ मूव करेगा और जिसमें वाटर है वो तेजी के साथ मूव नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज वाटर हैज मोर डेंसिटी, मोर विस्कोसिटी, सही था, मोर विस्कस मीडियम। या इसी तरह एयर के मुकाबले में अगर आप एक ग्लास में पानी ले लें और दूसरे ग्लास में जो है आप हनी ले लें, सो हनी हैज मोर विस्कोसिटी एज कंपेयर टू वाटर। सो हनी में अगर आप पत्थर गिराएंगे तो वो स्लोली 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 मूव करेगा, किसके मुकाबले में? वाटर के मुकाबले में। तो इसका मतलब है ग्रेटर द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, ग्रेटर विल बी द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ग्रेटर विल बी द अपोजिंग फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स या ड्रैग फोर्स। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द फ्लूइड स्पीड। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि अगर हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, जो जितना स्लो जा रहे हैं एयर रेजिस्टेंस वो कम होता है, हम इतना महसूस नहीं करते। जितना आप तेजी के साथ जो है मोटरसाइकिल पे जाएं, उतना अगर देखा जाए एयर रेजिस्टेंस आपकी बॉडी पर जो है वो ज्यादा होती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल एंड एयर, अगर रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है तो ड्रैग फोर्स, अपोजिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो कि क्या कर रहा है, पानी में स्लोली मूव कर रहा है, दूसरा बंदा तेजी के साथ, जो तेजी के साथ मूव करेगा वो ज्यादा अपोजिंग फोर्स या ड्रैग फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा उस बंदे के मुकाबले में जो स्लोली मूव करता है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम गाड़ी में जा रहे हैं, सीधे गाड़ी पहले आपने अपना हाथ विंडो से बाहर निकाला हुआ है, गाड़ी स्लो जा रही तो अपोजिंग फोर्स कम है, ड्रैग फोर्स ऑफ एयर कम है। लेकिन गाड़ी जितनी तेजी के साथ 120 किलोमीटर पर आवर के साथ या 150 किलोमीटर पर आवर के साथ अगर गाड़ी मूव कर रही हो और आप अपने हाथ को निकाल लें विंडो से बाहर, तो अगर देखा जाए यू विल फील मोर रिटार्डिंग फोर्स, मोर ड्रैग फोर्स, मोर अपोजिंग फोर्स। तो इट मींस द अपोजिंग फोर्स या ड्रैग फोर्स आल्सो डिपेंड अपॉन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द कार या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड। सो ये हमारे पास जो है एमसीक्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा जा सकता है to discuss drag force and also discuss the drag force depend upon the following factors. नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो है स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स क्या कहता है, लेट्स टू बी डिस्कस। स्टोक्स लॉ एक इंपॉर्टेंट लॉ है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिहाज से जो है ये इंपॉर्टेंट है। स्टोक्स अपने लॉ में क्या कहता है? कहता है कि द विस्कस ड्रैग, जो कि अभी हमने पढ़ा, विस्कस ड्रैग मींस अपोजिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स। द विस्कस ड्रैग फोर्स
acting on a spherical object या body moving through a fluid is directly proportional to the following factor. अब स्टोक कहता है कि कोई भी spherical object, याद रखें स्टोक्स लॉ इज फॉर spherical object, कोई भी अगर कोई spherical object है वो किसी fluid में जो है उसको हम मूव कराना चाहते हैं, थ्रो कराना चाहते हैं, सो वो कुछ ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो ड्रैग फोर्स किन 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 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, तो स्टोक्स लॉ ये हमें कहता है कि इफ वी टेक अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट and move through it in a fluid, so it will experience a drag force, and the drag force depend upon the following factors. Mathematically, consider a spherical object of radius r. ये हमने एक spherical object consider किया जिसका radius let's suppose r है, moving with a velocity v in a viscous fluid. किसी viscous fluid में let's suppose air is a viscous fluid, किसी viscous fluid में जो है ये move करा रहा है which has coefficient of viscosity eta. So the drag force experience, let's suppose student ये एक spherical object है, फुटबॉल है, फुटबॉल इज अ spherical object, और ये जो डॉटेड डॉटेड ये एयर है। अगर इस फुटबॉल को मैं यहाँ let's suppose फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल ले रहा हूँ और अगर मैं उसको गिराऊं, सो अगर देखा जाए एयर है, एटमॉस्फेयर है, ये एक विस्कस मीडियम है, या हम वाटर भी ले सकते हैं, कोई भी विस्कस मीडियम ले सकते हैं। तो अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस r और उसको हम गिराएं विद वेलोसिटी v, सही था, और जो एयर है या जो मीडियम है अगर उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, सही, जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमें ये बताता है कि मीडियम इज हाउ मच विस्कस, सही था। सो इट विल एक्सपीरियंस opposing force, it will experience a drag force. Such drag force depend upon the following factors. The drag force is directly proportional to the speed of the object. Greater the speed of the object, spherical object in a viscous medium, greater will be the drag force experience. Small the speed of the spherical object in a viscous medium, small will be the drag force experienced by the spherical object. This is equation 1. Second, the drag force is directly proportional to radius of the spherical object. Greater the radius of the spherical object, greater will be the drag force. Small the radius of the spherical object, small will be the drag force. जितना किसी spherical object का साइज ज्यादा होगा उतना उस ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन ज्यादा होगा किस चीज के साथ, विस्कस मीडियम के मॉलिक्यूल्स के साथ, और जब इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, ड्रैग फोर्स उस पर ज्यादा लगेगा, और जितना साइज कम होगा उतना रेडियस कम होगा उतना कम फ्लूइड के पार्टिकल्स का इंटरेक्शन होगा उस ऑब्जेक्ट के साथ। थर्ड डिपेंड करता है किस चीज पर, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ईटा जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये आपको क्या बताता है कि हाउ मच अ मीडियम इज विस्कस। ग्रेटर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ग्रेटर विल बी द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम हैज मोर विस्कोसिटी, मोर गाढ़ापन होगा, सही था। तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ये जो फुटबॉल है इसको हम एयर में गिरा रहे हैं, वाटर में गिरा रहे हैं, हनी में गिरा रहे हैं, ऑयल में गिरा रहे हैं, किस चीज में गिरा रहे हैं, तो ये जो है नेचर ऑफ द मीडियम पर भी डिपेंड करता है। अगर इन तीनों इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम कंबाइन कर लें तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी आर एंड ईटा। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए स्टूडेंट्स हमने कांस्टेंट डाला और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है 6 पाई अकॉर्डिंग टू स्टोक्स। व्हाट इज पाई? पाई is for spherical object 3.14 या 22/7, so 6 pi is constant, 6 pi is proportionality constant. तो अगर फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए so which one of the following is the mathematical formula of the drag force, your answer should be the drag force formula is equal to 6 pi eta rv. 6 pi is constant। अगर आपको spherical object का रेडियस दिया जाए, spherical object की वेलोसिटी दी जाए इन विस्कस मीडियम और आपको ईटा की वैल्यू दी जाए, आपको जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी जाए, सो आप लोग स्टूडेंट्स अपने लिए जो है फाइंड कर सकते हैं किस चीज को, ड्रैग फोर्स को। ये 3 पैरामीटर्स अगर आपको दिए जाएं सो आप अपने लिए ड्रैग फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। इन टोटलिटी ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई, तो कांस्टेंट है, ईटा आर वी। टोटल 4 वैल्यूज है, ईटा आर वी ड्रैग फोर्स। इन चारों में से कोई भी 3 क्वांटिटी स्टूडेंट्स हमें दिए जाए तो वो छोटी क्वांटिटी हम और आप अपने लिए फाइंड कर सकते हैं। ड्रैग फोर्स फाइंड कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड कर सकते हैं, रेडियस फाइंड कर सकते हैं, और वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इन अ विस्कस मीडियम जो है वो हम अपने लिए फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फार्मूला है, सही ना। एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ द स्टोक्स लॉ। सो आपको पता होना चाहिए ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। बाज़ औक़ात आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दिया जा सकता है, ईटा की वैल्यू दी जा सकती है, आर की वैल्यू दी जा सकती है, वी की वैल्यू दी जा सकती है, और आपसे कहा जा सकता है
कि व्हाट विल बी द ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस बाय द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इन अ विस्कस मीडियम। नाउ यहां पर स्टूडेंट्स याद रखें जो आपके बुक में लिखा हुआ है कि फॉर स्लो स्पीड, फॉर स्लो मोशन द ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और फॉर हाई मोशन, फॉर हाई स्पीड the drag force is directly proportional to v square. Remember this is important for जितना आप स्पीड को बढ़ाते हैं उतना फिर ड्रैग फोर्स का v के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, बल्कि ड्रैग फोर्स का v स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। याद रखें जो स्टोक्स लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। सो ये हमारे पास जो है आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारे पास आ रहा है टर्मिनल वेलोसिटी। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।